Hello everyone and welcome back to INCC channel. This is my second class on IV therapy and in this class we're gonna study the complications of IV therapy. In last class जो भी flows रह गए थे जैसे कि suggestions में आया था comments में कि sound बहुत low है और स्पीड बहुत कम है, ये सब सजेशंस थे और कुछ लास्ट वीडियो में ऐसे भी सजेशंस थे कि मैम आप लिखिए कम और पीपीटी में ज़्यादा बनाइए। तो ये सब मैंने ओवरकम करने की कोशिश करी है इस वीडियो में। आई होप यू लाइक इट। तो समय ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अभी पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया आईवी थेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक आईवी इन्फ्यूजन डिवाइसेस। तो दिस वाज द सिरिंज पंप। इसमें 50 ml सिरिंज लगा देते हैं और हम इसमें फ्लो रेट जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं इन्फ्यूजन पंप। दिस इज़ इन्फ्यूजन पंप। अब इसमें ना हम क्या करते हैं, ऊपर हमने यहाँ पर कोई भी आईवी सेट लगा दिया और उसकी जो पाइपिंग होगी वो हम इसमें से निकालेंगे और इस पर लाइक 40 ml अगर हमें ऑर्डर है कि 40 ml पर आवर हमें देना है तो वो हम इसमें दे सकते हैं। क्योंकि हम कितना भी फ्लो रेट सेट कर लें बट हम उसको मॉनिटर नहीं कर सकते कि इतने ड्रॉप्स में कितना आ रहा होगा, कि हमारा एक्यूरेट वो इतना नहीं होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट जितना हमें देना होगा पर आवर उतना देगा, तो इसलिए हम इनको यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं। सेलेक्शन ऑफ अ पेरिफेरल आईवी साइट। हाउ डू वी सेलेक्ट अ पेरिफेरल आईवी साइट। हमने देखा है, हमने मतलब कौन सी हमें यूज़ करनी चाहिए। वेन्स इन द हैंड, फोर आर्म एंड एंटीक्यूबिटल फोसा आर सुटेबल साइट्स। तो हाथ में फोर आर्म की जितनी भी वेन्स होती हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए। इसलिए भी यूज़ करनी चाहिए, सबसे पहले हम हाथ में पेरिफेरल जितनी मोस्ट पेरिफेरल जो साइड्स हैं हम वो यूज़ करते हैं। जैसे क्योंकि हमें सीधा ऊपर की वेन्स ख़राब नहीं करनी पेशेंट की। सबसे पहले पेरिफेरल से अगर हमने ऊपर कर दिया, ऊपर शुरू कर दिया, लाइक पेरिफेरल तो किया नहीं, सीधा एंटीक्यूबिटल पे कर दिया, तो अगर वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो गया है या हेमाटोमा हो गया है, जितना भी स्वेलिंग एडिमा अगर उधर हो गया तो नीचे की भी वेस्ट जाएंगी। तो इसलिए हम पेरिफेरल से शुरू करते हैं ताकि ऊपर की वेन्स हमारी ठीक रहें। तो वेन्स इन द हैंड, फोर आर्म की वेन्स हम यूज़ करते हैं। एंटीक्यूबिटल फोसा ये हमारी सूटेबल साइट होती है किसके लिए, आईवी कैन्युलेशन के लिए। नॉट सूटेबल इन द वेन्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज़। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की हम साइट्स जो है वो यूजुअली नहीं सेलेक्ट करते हैं ड्यू टू रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन। वहाँ पर थ्रोम्बस बनने के चांसेस होते हैं क्योंकि जो वीनस रिटर्न होता है हमारी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वो कम होता है। ठीक है, तो हम लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में यूजुअली नहीं चूज़ करते। ओके, सो नेक्स्ट इज़ फॉर इन्फेंट, स्कैल्प फीट में भी सूटेबल। इन्फेंट्स में हम स्कैल्प वेन में भी कैंडुलेशन करते हैं एंड फीट भी यूज़ कर सकते हैं हम इन्फेंट में। अब नेक्स्ट क्या है, असेस द वेन्स इन बोथ आर्म्स बिफोर सेलेक्टिंग अ साइट। ऐसा नहीं है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि किसी किसी की आदत होती है लाइक वेन्स पूरी अच्छे से बनाई नहीं है और कैन्युला को प्रिक करना है, पेशेंट है उसको पेन होता है, तो इसलिए हम दोनों हाथों का पहले एक अच्छे से सिलेक्शन करेंगे, उस पर प्रेशर अप्लाई करके हम देखेंगे कौन से हाथ की वेन बहुत अच्छी है, उसी में इफ़ वी आर कॉन्फिडेंट तो हम उसी में ही कैन्युलेशन करेंगे, फालतू में प्रिक करके पेशेंट को पेन नहीं देंगे। तो इसलिए दोनों आर्म्स में हम वेन को असेस करेंगे। सेलेक्ट द नॉन डोमिनेंट हैंड। तो प्रेफरेबली जो पेशेंट का नॉन डोमिनेंट हैंड है उसकी तरफ हम जाएंगे। फिर आता है अवॉइडिंग चेकिंग बीपी ऑन द आर्म रिसीविंग इन्फ्यूजन अनलेस एंड अनटिल कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो जिसमें भी हमारे पास लगा हुआ है इन्फ्यूजन चल रहा है उसमें हम बीपी नहीं मेजर करेंगे। दूसरी वाली ऑपोजिट आर्म पे हम ले सकते हैं बीपी। डू नॉट रीस्ट्रेन ओवर वेनिपंचर साइट। तो वेनिपंचर जहाँ पर भी किया हुआ है हमने, जहाँ पे कैन्युला है तो उस पर हम रीस्ट्रेन नहीं करेंगे क्योंकि जो ओक्लूड हो जाएगा, जो भी हमारा फ्लो जा रहा है वो ओक्लूड हो जाएगा, जो हमारा कैन्युला है वो भी डिसलॉज हो सकता है, इसलिए। नेक्स्ट चलते हैं, पेरिफेरल साइट्स टू अवॉइड। कौन सी पेरिफेरल साइट्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। एडिमेटस एक्सट्रीमिटी, किसी की एक्सट्रीमिटी में ऑलरेडी एडिमा हो रखा है तो हम उसमें नहीं लगाएंगे। एन आर्म दैट इज़ वीक, ट्रॉमेटाइज्ड एंड पैरालाइज्ड।
पैरालाइज साइड पे कोई भी पेशेंट आपने देखा होगा न्यूरो आईसीयू में, पैरालाइज साइड पे हम उनमें कैन्युलेशन नहीं करते हैं, या जिस पे ट्रॉमा हो रखा है या जो पेशेंट की वीक है उस साइड पे हमें नहीं करना चाहिए। द आर्म ऑन द सेम साइड एज मास्टेक्टमी, मास्टेक्टमी पेशेंट जो होता है उसकी जो सेम आर्म लाइक लेफ़्ट साइड उसकी मास्टेक्टमी हो रखी है, तो लेफ़्ट जो आर्म है हम उस पर कोई भी कैन्युलेशन या बीपी मेजरमेंट, कोई भी प्रिक उस आर्म पर नहीं करेंगे। देन द आर्म हैविंग एवी फिस्टुला फॉर डायलिसिस, जिस आर्म पर एवी फिस्टुला है उस पर भी हम कैन्युलेशन नहीं करेंगे। एंड इफ़ द स्किन इज़ इन्फेक्टेड सो विल अवॉइड ऑल दीज एक्सट्रीमिटीज़। कैन्युलेशन एक बहुत कॉमन प्रोसीजर है, एमरजेंसी में तो कैन्युलेशन हम करते ही करते हैं, कितना एक दिन में कैन्युलेशन कर लेते हैं, हर एक पेशेंट को कैन्युलेशन होता है। तो और अगर आप वार्ड में भी काम कर रहे हो, कभी किसी का कैन्युला लीक है, कभी चल नहीं रहा है, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। कभी किसी का एडिमा हो जाता है, पूरा फ्लूइड जा ही नहीं रहा है, पूरी हाथ में एडिमा हो गया है, तो रिमूव करते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें पता होती है कि अब ये कैन्युला लीक है, ख़राब हो चुका है, पर हमें उसमें डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए कि अगर रेडनेस है, अगर इफ़ इट इज़ कूल सो व्हाट इज़ इट, अगर ये एडिमा हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, क्या ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, सराउंडिंग टिश्यूज़ में जा रहा है, बेसिकली वो वेन में नहीं जा रहा होता और वो सराउंडिंग टिश्यू में जा रहा होता है और वो एडिमा कॉज करता है, तो उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। Important points to remember, what we should remember while cannulating the patient. So इसमें है चेक क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन, ये बहुत बेसिक है। अगर लाइक हमें बोल दिया है कि इस पेशेंट को कैन्युला लगाना है और हम उसकी जगह किसी और को कैन्युलेशन कर दें, देन हमें सबसे पहले पेशेंट का नाम पूछना है, डॉक्टर्स ऑर्डर को चेक करना है कि हम सेम पेशेंट को कैन्युला लगा रहे हैं। उसके बाद वॉश द हैंड्स, हाथों को वॉश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज स्टेराइल टेक्निक वाइल इंसर्टिंग और चेंजिंग द ड्रेसिंग, तो ऐसा नहीं है क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन ओपनिंग, हम स्किन को पंचर करने जा रहे हैं, तो पंक्चर करके वो हम उससे बहुत सारे बैक्टीरिया को एंटर करवा सकते हैं स्किन पंक्चर करके, क्योंकि वो हमारी प्राइमरी जो हमारा बैरियर होता है वो होता है स्किन, तो हम उसको रप्चर करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमें हमेशा स्टेराइल टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। बहुत सारे होते हैं ना लूज़ ग्लव्स होते हैं, सो दे आर नॉट स्टेराइल, क्लीन ग्लव्स होते हैं और कुछ स्टेराइल ग्लव्स होते हैं, सो इट इज़ अ स्टेराइल प्रोसीजर, वी शुड यूज़ स्टेराइल ग्लव्स इन दिस। देन चेंज द कैन्युला साइट इन 70 to 96 आवर्स अकॉर्डिंग टू CDC रिकमेंडेशंस। CDC ने रिकमेंड किया है कि हमें 70 to 96 आवर्स में कैन्युला की साइट चेंज कर देनी चाहिए। यूजुअली कैन्युला इतने टाइम में अच्छा चलता है, इसके बाद कैन्युला में वो ओक्लूड होने लगता है और उसमें दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उसके बाद हम ज़बरदस्ती चलाते हैं कैन्युला। और अपने अपनी इंस्टीट्यूट की पॉलिसी भी होती है कि हम कितने दिन रखते हैं। देन चेंज IV ड्रेसिंग इफ़ वेट और कंटेमिनेटेड, बहुत बार ऐसा होता है कि कैन्युला में इंजेक्शन कोई भी पुश करते समय या हमने उसको अच्छे से उस पर प्रेशर नहीं लगाया है, तो वो उस पर ब्लड आ जाता है, और जो ब्लड होता है वो बहुत अच्छा मीडियम होता है बैक्टीरिया का ग्रो करने का, तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और उससे इन्फेक्शन कोज हो सकता है। और अगर वो वेट हो गई है किसी फ्लूइड की वजह से या वैसे वेट है, तो हमें ड्रेसिंग को चेंज करना चाहिए। मतलब पेशेंट का ऐसा कैन्युला की जो भी ड्रेसिंग है वो गंदी नहीं छोड़नी है, उसे हमें चेंज करना ही है। चेंज IV ट्यूबिंग इन एवरी 96 आवर्स और अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन पॉलिसी। 96 आवर्स इसमें लिख रखा है, बट जहाँ पे मैंने काम किया था एंड प्रेजेंटली एम्स में भी, तो एम्स में भी हम IV ट्यूबिंग्स को हर रोज़ चेंज करते हैं। लास्ट जो IV ट्यूबिंग अगर होती है तो उसको सबको फेंक देते हैं, हर रोज़ एक नई IV ट्यूबिंग हम यूज़ करते हैं। देन चेंज IV बॉटल्स इन एवरी 24 आवर्स, दिस इज़ करेक्ट। अगर ये एम्स में भी है, अगर कोई भी IV बॉटल्स हैं तो हमें उनको 24 आवर्स में चेंज करना ही है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें कैसे पता है कि IV स्टैंड पर कोई भी बॉटल हैंग है तो उसको 24 आवर्स हो गए हैं या नहीं, तो हम उस पर हमेशा डेट लिखते हैं। नेक्स्ट डेट आते ही जैसे हमने ओपन किया है, ओपन कोई भी बॉटल है या कोई भी इंजेक्शन अगर बचा हुआ है, तो हम उस पर सब पे लेबल लगाते हैं डेट का। अगर नेक्स्ट डे हो गया है, डेट आगे हो गई है, तो हम उसको सिंपली उसको फेंक देते हैं। सो
ये लेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डू नॉट अलाउ आईवी ट्यूबिंग टू टच द फ्लोर। फ्लोर पे टच नहीं करने देना आईवी ट्यूबिंग को, और उस पे हमेशा हम नीडल लगा कर रखते हैं आगे से, उसको बंद कैपिंग करके रखते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया जो है वो एंटर ना कर सके। सो ये समझ आया? इज़ इट क्लियर टू ऑल? इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ये बहुत बेसिक से पॉइंट हैं, बट इन्फेक्शन के अगर नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये तो बहुत कॉमन है, हम हर रोज़ यूज़ करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को अगर हम याद रखें और परफॉर्म भी करें, अपनी ड्यूटी में अप्लाई करें, तो इन्फेक्शन के चांसेस पेशेंट को बहुत कम हो जाएंगे। देन क्लाइंट विद रेस्पिरेटरी, कार्डियक, रीनल और लिवर डिजीज़ है अगर किसी को, या ओल्डर क्लाइंट है, एंड वेरी यंग पर्सनस आर एट रिस्क फॉर सर्कुलेटरी ओवरलोड। तो मतलब ये सारे जितने भी पेशेंट जिसमें या तो रेस्पिरेटरी, कार्डियक, रीनल या लिवर डिजीजेस हैं, उसमें क्या होता है, सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें हम वो लोग एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनमें हमें जो फ्लूइड देना है वो एक्यूरेट रेट पर देना है। एकदम से बहुत सारे फ्लूइड को बहुत फास्ट पुश नहीं कर देना है, क्योंकि उनमें सर्कुलेटरी ओवरलोड होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमने शुरू करते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आईवी थेरेपी। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? हमें ऐसे नहीं सोचना है कि लाइक आईवी थेरेपी ये तो बहुत कॉमन है और इसके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, बट इसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे पहला आता है एयर एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म क्या होता है? थ्रोम्बस होता है जो एक जगह पे स्टक है, और एयर एम्बोलिज्म मतलब जो ट्रैवल कर रहा है ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो अ बोलस दैट एंटर द वेन थ्रू एन इनएडिक्वेटली प्राइम्ड आईवी लाइन। प्राइम्ड आईवी लाइन मतलब हमें सबको पता है कि लाइक आईवी सेट होता है, उसको हम डायरेक्टली ज्वाइन नहीं कर देते, उसको पहले फ्लश करते हैं। सो दैट इज़ प्राइमिंग। कोई भी अगर हम क्लेव कनेक्टर लगा रहे हैं, 3 वे लगा रहे हैं, तो हम उनको सबको फ्लश करते हैं पहले, ताकि कोई भी एयर की एंट्री ना हो जाए आईवी में, आईवी लाइन में। फ्रॉम अ लूज कनेक्शन से भी हो सकता है, या फिर इनएडिक्वेटली हमने उसको प्राइम नहीं किया है ढंग से, या ड्यूरिंग अ ट्यूबिंग चेंज, या ड्यूरिंग रिमूवल ऑफ आईवी लाइन। ये सब करते हुए अगर एयर एंटर हो जा रही है हमारी वेन में, तो उसको क्या बोलते हैं हम? एयर एम्बोलिज्म। तो ये एयर एम्बोलिज्म क्या था? किसी भी टाइम पर या तो उसको लगाते हुए या आईवी ट्यूबिंग्स को लगाते हुए या रिमूव करते हुए अगर एयर एंटर हो रही है, इसलिए हम जब भी इंजेक्शंस लगाते हैं पेशेंट को, तो हम जितनी भी आईवी ट्यूबिंग में एयर होती है उसको हम रिमूव करते हैं। तो यही रीज़न होता है। अब इससे देखते हैं एयर एम्बोलिज्म, एयर तो एंटर हो जाएगी, पर उससे क्या क्या होगा पेशेंट में। सबसे पहले तो टेकिकार्डिया, जो हार्ट रेट है पेशेंट का वो बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, डिस्निया होने लगेगा। इसमें जो कार्डियक और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने को मिलेंगे। डिस्निया मीन्स डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग, हाइपोटेंशन, बीपी कम हो जाएगा और हार्ट रेट बढ़ जाएगा। साइनोसिस देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन पूरा अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा है, तो इसलिए पेशेंट साइनोस्ड, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। फिर आता है डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। क्योंकि ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी डिक्रीज हो जाएगा। ये सब थी हमारे साइन एंड सिम्टम्स एयर एम्बोलिज्म के। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अगर एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तो एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमारे क्या इंटरवेंशंस होंगे बिफोर इन्फॉर्मिंग टू अ डॉक्टर। तो है इसमें प्राइम ट्यूबिंग विद फ्लूइड। सबसे पहले हमें क्या करना होता है? अब हमें जो ट्यूबिंग है उसको प्राइम करना होता है। प्राइम मतलब वही फ्लशिंग करना होता है बिफोर यूज़, एंड मॉनिटर फॉर एनी एयर बबल्स, और बहुत अच्छे से देखना होता है कि ट्यूबिंग में कोई भी एयर बबल्स तो नहीं है। देन सिक्योर ऑल कनेक्शंस, जितने भी कनेक्शंस हैं हम उसको कोई भी एयर एंट्री करने नहीं देंगे। जैसे अगर किसी को सीवीपी लाइन भी है तो उसकी कैपिंग करके रखेंगे। बहुत ज़्यादा हम केयरलेस हो जाते हैं जब उनकी कैप्स वगैरह को हम वैसे भी सीवीपी में तो वैसे भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए ओपन, क्योंकि इन्फेक्शन एंटर होने के चांसेस होते हैं। तो कोई भी हमें आईवी ट्यूबिंग है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्सेज देखने आती है ना कि कहीं पे भी वो ओपन तो नहीं है, तो नीडल लगा के रखनी है। देन रिप्लेस द आईवी फ्लूइड बिफोर द बैग और बॉटल इज़ एम्प्टी। पूरा एम्प्टी नहीं होने देना है, उसके जैसे थोड़ा सा फ्लूइड बचा हो उसके पहले ही हमें बॉटल्स चेंज करनी है, ताकि एयर एंटर ना हो सके आईवी ट्यूबिंग में।
देन मॉनिटर द साइंस ऑफ एयर एम्बोलिज्म। साइन एंड सिम्टम्स हमने पढ़ लिया है, हम उसको मॉनिटर करेंगे। अगर सस्पेक्ट होता है तो क्लैम्प कर देंगे ट्यूबिंग को एकदम से, उसको क्लैम्प कर देंगे। देन टर्न द पेशेंट ऑन द लेफ्ट साइड विद हेड ऑफ द बेड लोवर्ड, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे बट लेफ्ट लेटरल साइड पोजीशन देंगे। तो कैसे क्या करेंगे हम, अगर हमने सस्पेक्ट कर लिया है पेशेंट में कि उसको एयर एम्बोलिज्म हो गया है, उसको टैकी, उसका हार्ट रेट बढ़ रहा है, बीपी कम हो रहा है और उसको लाइक साइनोसिस हो गया है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को लेफ़्ट साइड की पोजीशन देंगे और जो हेड है वो लोअर कर देंगे, लेग्स अप कर देंगे, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देंगे हम पेशेंट को। उससे क्या होगा, जो एयर होगी वो राइट एट्रियम में ट्रैप हो जाएगी। ये सब पोजीशन ये हमारा बेसिकली फर्स्ट इंटरवेंशन होना चाहिए। क्लैम्प करने के बाद हम फर्स्टली ये करेंगे, उसके बाद बताएंगे डॉक्टर को। बेसिकली हमें कुछ भी देखने को मिलता है तो हम खुद से कुछ इंटरवेंशन नहीं लेते हैं, बट बीइंग एन एजुकेटेड नर्स वी शुड गिव दिस पोजीशन एंड देन इन्फॉर्म टू द प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड जो हमारा है वो है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में साथ में क्या दिख रहा है कि पूरा स्वेलिंग हो गया है। कभी कभी जो हाथ पे वो टैग्स लगाते हैं ना हम, वो भी स्किन से ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। हमने इतना टाइट लगाया नहीं होता पर वो टाइट हो जाता है। वो सब क्या बताता है कि एडीमा हो रहा है। ये पूरा हाथ जो है वो इनफिल्ट्रेट हो चुका है। जो हमने दिया था फ्लूइड वो इधर उधर इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भर गया है और पूरा हाथ बहुत ये एडिमा हो गया है। तो इसमें क्या होता है, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन? दिस इज सीपेज ऑफ आईवी फ्लूइड आउट ऑफ द वेन एंड इनटू द सराउंडिंग ऑफ इंटरस्टिशियल स्पेसेस। मतलब सीप आउट हो गया है वो आईवी फ्लूइड वेन से और कहाँ पर आ गया है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में। देन इट अकर्स व्हेन एन आईवी कैन्युला डिसलॉज हो गया है, आपका आईवी कैन्युला, और परफोरेट्स द वॉल, और व्हेन वीनस बैक प्रेशर अकर्स बिकॉज ऑफ अ क्लॉट। जो आईवी कैन्युला ने अगर आईवी जो आई वेन है हमारी उसको परफोरेट कर दिया है, मतलब एक साइड से हमने एंटर किया और वो दूसरी साइड से वॉल को पायर्स करके निकल गया है, या फिर बहुत आगे एक क्लॉट बना हुआ है, क्लॉट की वजह से फ्लूइड आगे नहीं जा रहा है। ये वेन है, वेन में क्या हो गया, क्लॉट बन गया है और उसकी वजह से जो आईवी कैन्युला ये आगे नहीं जा रहा है, उस पर यहाँ से और क्या करेगा, फ्लूइड हमने चला रखा है तो वो सराउंडिंग वेन से बाहर निकल के सराउंडिंग टिश्यूज़ में फैल जाएगा। उसके बाद इसके साइंस क्या हैं, एडीमा, पेन एंड नमनेस। एडीमा हम देख पा रहे हैं और ऑब्वियसली इसमें फ्लूइड भर जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में तो पेन भी होगा। नमनेस जैसे सुन्न हो जाएगा हाथ, ऐसी फीलिंग आएगी। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकेंड, कूलनेस एट द साइड। हम जब इसको टच करेंगे क्योंकि फ्लूइड एंटर हो चुका है तो हमें बहुत कूल लगेगी साइड में, और मे नॉट हैव अ ब्लड रिटर्न, मे बी ब्लड आए वापस या फिर क्लियर जो फ्लूइड है वो वापस आए, तो ये सब इन्फिल्ट्रेशन में होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और क्या क्या इंटरवेंशंस ले सकते हैं। अवॉइड वेनी पंक्चर ओवर अ एरिया ऑफ फ्लेक्शन। ऐसी जगह पर हमें वेन पंचर नहीं करना है जहाँ पे फ्लेक्शन हो रहा हो, जैसे किसी जॉइंट पर नहीं करना है। बीच में जॉइंट पे लगा दिया और फिर वो बार बार मूव होगा तो उससे क्या होगा, डिसलॉज हो सकता है या ओक्लूड हो सकता है, तो और फिर सराउंडिंग टिश्यूज़ में फैल जाएगा। देन मॉनिटर आईवी रेट फॉर अ डिक्रीज्ड फ्लो। हमें देखना है कि जैसे हम आईवी ट्यूबिंग लगा देते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, तो ये देखना है कि फ़्लो कहीं डिक्रीज़ तो नहीं हो गया है, और डिक्रीज़ हो गया है तो किस वजह से हो रहा है। देन इवेल्युएट आईवी साइट फॉर इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन हमने देखा बहुत क्लियरली, हमें दिख रहा था अगर किसी का भी हैंड में या कोई भी जगह पे जब वेनिपंक्चर साइट है उधर इनफिल्ट्रेशन हो रहा है, एडीमा हो रहा है, तो हमें आईवी फ्लूइड को रोक देना चाहिए। इफ़ इनफिल्ट्रेशन हैज़ अकर्ड, अगर हो गया है, रिमूव आईवी डिवाइस इमीडिएटली। ऐसा नहीं है कि लास्ट बॉटल रह गई है, इतनी सी बॉटल रह गई है, मैं चला देता हूँ या देती हूँ, नेक्स्ट शिफ्ट वाला आकर अपने आप इसको चेंज करेगा। नहीं, हमें पेशेंट के साथ कुछ भी ऐसा बुरा नहीं करना है, क्योंकि हम तो कर देंगे और उसको वो बहुत बाद तक उसमें पेन होता रहेगा। देन इवेल्युएट द एक्सट्रीमिटी, देखेंगे हम उसको और उस पर कोई भी कंप्रेस लगाएंगे, वार्म और कूल लगा सकते हैं एज ऑन द डॉक्टर्स ऑर्डर।
देन डू नॉट रब द इनफिल्ट्रेटेड एरिया। अब इनफिल्ट्रेट तो हो चुका है, हम उसको रब नहीं करेंगे और डॉक्यूमेंट करेंगे जो हमारी फाइंडिंग थी, उसके बाद हमने क्या इंटरवेंशन लिए, और उसके बाद अब पेशेंट का कैसा इवैल्यूएशन करेंगे पूरी नर्सिंग प्रोसेस के हिसाब से। सबसे पहले असेसमेंट से शुरू करते हैं ना हम, कि we saw the swelling and edema on the patient's hand, then we removed the cannula, this is our intervention. ओके, सो व्हाट्स द इवैल्यूएशन, अब पेशेंट को कंफर्ट है या नहीं है पेन में, वो सब हम करेंगे। देन ये था हमारा सेकंड। फर्स्ट हमने पढ़ा एयर एम्बोलिज्म, सेकंड हमने पढ़ा इनफिल्ट्रेशन। नाउ गेटिंग बैक टू थर्ड complications of IV therapy. This is phlebitis and thrombophlebitis. Phlebitis, itis is inflammation and phlebitis मतलब inflammation of a vein. Phlebitis की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन दैट कैन अकर फ्रॉम मैकेनिकल और केमिकल ट्रॉमा फ्रॉम अ लोकल इन्फेक्शन। अब मैकेनिकल तो ट्रॉमा हमें पता है कैसे हो सकता है, लाइक भी हम उसको हम पायर्स करके एंटर करवा रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ मैकेनिकल ट्रॉमा, या पेशेंट को कुछ लग गया है, या फिर केमिकल ट्रॉमा, किसी कोई ऐसा फ्लूइड हमने दे दिया है जो बहुत इरिटेशन कॉज करता है, तो उसकी वजह से केमिकल ट्रॉमा, या फिर लोकली इन्फेक्शन हो जाएगा अगर। देन थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, ये किसकी वजह से, इसमें थ्रोम्बस ऐड हो गया है। तो थ्रोम्बस तो हमें पता है कोई भी क्लॉट होता है, तो अगर इन्फ्लेमेशन हो रही है वेन की किसी थ्रोम्बस की वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ वेन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ थ्रोम्बस। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? फिलेबाइटिस मतलब अगर हमारी इन्फ्लेम हो गई है हमारी वेन, तो हीट होगा। अब हमने इन्फिल्ट्रेशन में क्या पढ़ा था कि वो कूल था, और यहाँ पर अगर फेलेबाइटिस हो गया है तो हीट है। सो पेपर में ऐसा आ सकता है, या तो इमेज के साथ भी आ सकता है कि व्हाट इज़ दिस, हाथ दिखा देंगे और पूछ लेंगे ये क्या है, या फिर इसका जो मेन डिफ्रेंशिएटिंग हमारा सिम्टम है वो है हॉटनेस एंड कूलनेस। सो इन्फिल्ट्रेशन इट इज़ कूल, वी फील इट इज़ एज कूल, एंड इन फेलेबाइटिस द वेन इज़ हॉट। ओके, तो ये दो एक डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम्स हैं हमारे इसमें। तो फेलेबाइटिस में इट इज़ हॉट, व्हाट एंड व्हाट ऑल सिम्टम्स आर देयर? रेडनेस, टेंडरनेस एट द साइड, टेंडर तो होगा, रेडनेस भी हमें दिखेगी, और स्लगिश आईवी इन्फ्यूजन होगा, नॉट हार्ड और स्वॉलन, हार्ड नहीं होगा, स्वॉलन नहीं होगा, और जो हमें क्या दिखेगा वहाँ पे, आईवी जो इन्फ्यूजन होगा वो स्लगिश होगा। ठीक है, और हमें स्वेलिंग कहाँ दिखेगी? इनफिल्ट्रेशन में हमें स्वेलिंग दिखती है, इसमें हमें रेडनेस दिखेगा और हीट दिखेगा साइड पर। देन थ्रोम्बोफाइलोवाइटिस में हार्ड वेन हो जाएगा, वेन बहुत हार्ड दिखेंगे क्योंकि इसमें थ्रोम्बस है। देन रेडनेस भी दिखेगा, टेंडरनेस भी दिखेगा, और ऑब्वियसली किसी थ्रोम्बस ने ब्लॉक कर रखा है हमारे वे को, तो स्लगिश आईवी इन्फ्यूजन तो होगा। स्लगिश मतलब बहुत कम या फिर ना के बराबर। ओके, सो ये था हमारा फिलेबाइटिस एंड थ्रोम्बोफिलेबाइटिस। सो दिस इज़ एन इमेज, यहाँ पर हमारा क्या है, एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। फिलेबाइटिस दिखाया है कि कोई भी हमारे यहाँ पे क्लॉट नहीं है, सिर्फ इन्फ्लेमेशन हुआ हुआ है, रेडनेस है किसी वेन में, और यहाँ पर जिसमें क्लॉट भी है, ब्लड का क्लॉट बना हुआ है इधर, तो जिसमें क्लॉट भी है वो है हमारा थ्रोम्बोफिलेबाइटिस, और फिलेबाइटिस में ओनली इन्फ्लेमेशन, रेडनेस है। तो और थ्रोम्बोफिलेबाइटिस में क्या होगा, हार्ड हो जाएगी वेन। ठीक है, ये दो डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, इंटरवेंशंस क्या लेंगी अगर फिलेबाइटिस या थ्रोम्बोफिलेबाइटिस हो जाता है तो? यूज़ एन आईवी कैन्यूला स्मॉलर देन द वेन, वेन से हमेशा छोटा हमें यूज़ करना है कैन्यूला, ताकि वो वेन के अंदर आराम से एंटर हो सके। स्मॉलर देन द वेन, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी वेन है और उसमें हम ग्रीन कलर का कैन्यूला यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली या तो वो पायर्स करके बाहर हो जाएगा, या उसका जो फ्लूइड होगा वो बाहर इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। अवॉइड यूजिंग वेरी स्मॉल वेन फॉर इन्फ्यूजन, जो हम बहुत ज़्यादा पतली वेन में, किसी की बहुत पतली मिल रही है उसमें ही इन्फ्यूजन शुरू कर देते हैं, और बहुत सारा इन्फ्यूजन, लाइक उसको एक दिन में 2000 ml चढ़ना है, 3 NS चढ़ना है, 8 DNS चढ़ना है, तो इतना ज़्यादा अगर हमें फ्लूइड्स देना है तो एक तो हमें जो कैन्यूला है वो भी बिग साइज़ का यूज़ करना पड़ेगा, और स्मॉलर वेन को हमें यूज़ भी नहीं करना है क्योंकि वो जल्दी से कैन्यूला ख़राब हो जाएगा, उसका कुछ फ़ायदा नहीं है।
देन चेंज द वेनिपंक्चर साइट एवरी 70 to 96 आवर्स। हमने स्टार्टिंग में पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा था, अगर हम टाइमली चेंज कर लेंगे तो इन्फ्लेमेशन होने के कम चांसेस हैं। देन इफ़ फेलेबाइटिस अकर, ये तो थे हमारी प्रिवेंशंस। अगर हो जाता है तो हमें बिना सोचे समझे कैन्युला को रिमूव कर देना चाहिए। एंड रीस्टार्ट इन अपोजिट एक्सट्रीमिटी, सेम हाथ को यूज़ भी नहीं करना चाहिए, अपोजिट एक्सट्रीमिटी में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी वेन का इन्फ्लेमेशन हो चुका है, तो हमें उसको और हर्ट नहीं करना है उस वाली आर्म को। देन अप्लाई वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेस, वार्म एंड मॉइस्ट कंप्रेस लगाने हैं पेशेंट को। देखा होगा आपने कि हम थ्रोम्बोफोब भी अप्लाई कर देते हैं, जिसमें थ्रोम्बस हो उसमें अप्लाई करने का फ़ायदा है। और अगर हमें लाइक इन्फिल्ट्रेशन है और फेलेबाइटिस है, उसमें हमें कंप्रेस लगाने चाहिए। पेशेंट को बोले कि आप सिकाई कर लो इसकी, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। देन इफ़ IV थ्रोम्बोफिलेबाइटिस अकर, तो हम उसको इरीगेट नहीं करेंगे, कैथेटर को रिमूव करेंगे IV। लाइक अगर देखो हम क्या करते हैं, जब कैन्युला कोई भी नहीं चल रहा होता है तो हम सीधा फ्लश लेकर आते हैं एंड वी ट्राई टू फ्लश द कैन्युला। बट अगर हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि अब बहुत हार्ड वेन है, इसको तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, तो हमें फ्लश कभी भी नहीं करना चाहिए हमारे IV कैन्युला को। हम साइन एंड सिम्टम्स पढ़ रहे हैं IV के कॉम्प्लिकेशंस की, तो हमें फ्लश करने से पहले ही पता होना चाहिए वेदर इट इज़ इन्फिल्ट्रेशन, इट इज़ फेलेबाइटिस और इट इज़ थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। थ्रोम्बोफेलेबाइटिस का एक डिफ्रेंशिएटिंग सिम्टम हमें मिल गया है, वो है हार्ड वेन। हार्ड होती है, रेडनेस तो होगी और बहुत टेंडर होगा टच करने में। तो ये था, अगर हम उसको पुश कर देंगे तो थ्रोम्बस एम्बुलस बन के ट्रैवल करेगा और कहीं ना कहीं स्टक कर देगा और हार्ट में जाके कॉम्प्लिकेशंस भी अकर कर सकता है। तो इसलिए हम इरीगेट नहीं करेंगे, IV कैन्युला को रिमूव कर देंगे और नोटिफाई कर देंगे डॉक्टर को कि थ्रोम्बोफेलेबाइटिस ऑकर हो चुका है। एंड देन व्हाट विल डू इज़ डॉक्यूमेंटेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर वी डू वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट फॉर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ हमारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, दैट इज़ हेमाटोमा। ये तो बहुत हमने देखा होगा कि कभी अगर हम ब्लड भी निकलवाने जाते हैं तो ब्लड निकलवाने के बाद भी कभी ऐसा हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, या कभी पेशेंट के पूरे पूरे हाथ में मल्टीपल जगह पर ऐसा बना होता है, यहाँ से ब्लड निकल गया, यहाँ से ब्लड ले लिया। और कभी जब हम IV कैन्युला लगा रहे होते हैं उसके बाद भी कोई अनसक्सेसफुल हमारा अटेम्प्ट होता है, उधर भी हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाता है। तो व्हाट इज़ हेमाटोमा? The collection of blood in the tissues after an unsuccessful venipuncture or after venipuncture डिसकंटिन्यू भी हो जाता है, उसके बाद भी हमें हेमाटोमा हो सकता है। व्हाट इज़ हेमाटोमा? बेसिकली यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाता है एक जगह पर एंड ब्लड कॉन्टिन्यूज टू ऊज इनटू द टिश्यू। मतलब हमने पंक्चर करके हमने निकाल लिया है, बट फिर भी ब्लड रुका नहीं, वो टिश्यूज़ में फ्लो होता रहा। हमने नीडल करके निकाल लिया और स्टिल ये वेन में से फ्लो हो रहा है, टिश्यूज़ में फ्लो होता रहा और ऐसा बन गया। ठीक है, तो ये होता है हमारा हेमाटोमा। उसके बाद इसके साइंस क्या होते हैं? ऑब्वियसली इकाइमोसिस, दैट इज़ रेडनेस हो जाती है, इमीडिएट स्वेलिंग एंड लीकेज ऑफ ब्लड एट द साइड, इमीडिएटली स्वेल अप हो जाता है। अगर जैसे कभी हमने देखा होगा एक जगह पे स्वेल अप हो गया है, ब्लड कलेक्ट हो गया है, उसके बाद जब वो स्वेलिंग कम होती है तो रेडनेस में कन्वर्ट हो जाती है एंड हार्ड एंड पेनफुल लम्प्स भी बन सकते हैं हमारी हेमाटोमा की साइड पर। हार्ड भी हो जाता है, लम्प टाइप का हो जाता है। ये था हमारा हेमाटोमा। नेक्स्ट हम इसको प्रिवेंट और कैसे इंटरवेंशंस इसके लिए हम कर सकते हैं। व्हेन स्टार्टिंग एन IV, अवॉइड पार्सिंग द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द वेन। काउंटर प्रिक नहीं करना है, ट्राई यही करना है कि हम जब भी IV कैन्युला लगा रहे हैं पेशेंट को काउंटर प्रिक ना हो, नहीं तो हेमाटोमा होगा ही होगा। ब्लड वेन से पोस्टीरियर वॉल से लीक होकर टिश्यूज़ में चला जाएगा। देन डू नॉट अप्लाई टॉर्निक्वेट टू द एक्सट्रीमिटीज़ इमीडिएटली आफ्टर एन अनसक्सेसफुल वेनिपंक्चर। सो दिस इज़ कॉमनली डन बाय अस कि अगर कोई भी अनसक्सेसफुल प्रिक हो गया है तो हम क्या करते हैं, स्टिल हम उधर से तो कॉटन लगा देते हैं और टॉर्निक्वेट अप्लाई करते हैं, दूसरी जगह पर हम देखते रहते हैं। तो इमीडिएटली नहीं करना है क्योंकि ब्लड उधर ही कलेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हेमाटोमा फॉर्म कर देगा। व्हेन डिसकंटिन्यूइंग IV
आईवी को डिसकंटिन्यू करते हुए अप्लाई प्रेशर कितने टाइम 2 to 3 मिनट हमें उधर प्रेशर लगा के रखना है और एलिवेट भी करनी है एक्सट्रीमिटी को, सो टू अवॉइड द हेमाटोमा फॉर्मेशन। लाइक हमने रिमूव कर दिया कोई आईवी तो उधर भी हमें प्रेस करके रखना है फॉर 2 to 3 मिनट्स। इफ़ हेमाटोमा डेवलप को सब कुछ करने के बाद भी अगर हेमाटोमा डेवलप हो गया है देन एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज़ एंड अप्लाई प्रेशर एंड आइस कंप्रेशन हम उस पर लगा सकते हैं। अगर हेमाटोमा हो गया है तो हम पेशेंट को बोलेंगे कि एलिवेट करके रखें एक्सट्रीमिटी, और उधर हम क्या कर सकते हैं, आइस वाले कंप्रेशन दे सकते हैं पेशेंट को, एंड वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट कि व्हाट इंटरवेंशंस वी हैव टू। ओके, देन फिफ्थ इज सर्कुलेटरी ओवरलोड। ऊपर भी हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी ओवरलोड के बारे में, ऑल्सो नोन एज फ्लूइड ओवरलोड। बेसिकली हमने बहुत कम टाइम में बहुत सारे फ्लूइड्स को रैपिडली एडमिनिस्टर कर दिया पेशेंट में, तो वो हो जाता है सर्कुलेटरी ओवरलोड, स्पेशली इन अ क्लाइंट एट रिस्क फॉर फ्लूइड ओवरलोड। हमने कुछ क्लाइंट्स पढ़े थे जिनमें फ्लूइड ओवरलोड के रिस्क हैं, किसी को रीनल डिजीज़ हैं या किसी को कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो क्या होगा इनमें, ये पेशेंट है फ्लूइड ओवरलोड वाले। इसके साइन क्या होते हैं, लाइक किसी में हमने बहुत रैपिडली फ्लूइड को एडमिनिस्टर कर दिया तो उसका जो बीपी होगा वो बढ़ जाएगा। ये याद रखना है, अगर बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम कम है तो बीपी क्या होगा, कम होगा, और फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया तो बीपी ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्योंकि जो हमारी बीपी क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर लगा रहा है वॉल्स पर, तो अगर इसमें ज़्यादा फ्लूइड होगा तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, कम फ्लूइड होगा तो कम प्रेशर लगेगा, तो इसलिए बीपी सबसे पहले बढ़ जाता है। इसमें जो भी हमारी वेन्स होंगी, जुगुलर वेन्स स्पेशली, वो बहुत डिस्टेंड हो जाएगी। देन डिस्निया होगा, रैपिड ब्रीदिंग, पेशेंट बार बार मतलब उसको डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग करने में और वो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा होगा। देन मॉइस्ट कफ एंड क्रैकल, क्रैकल साउंड आएगी, रेस्पिरेटरी साउंड है ये, एक एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी साउंड, एंड मॉइस्ट कफ, कफ आने लगेगा पेशेंट को, वो भी ड्राई नहीं मॉइस्ट होगा। तो ये था हमारा सर्कुलेटरी ओवरलोड। देन चलते हैं प्रिवेंशंस एंड इंटरवेंशंस की ओर। कैलकुलेट एंड मॉनिटर द ड्रिप रेट फ्रीक्वेंटली, कैसे नहीं होगा हमारा सर्कुलेटरी ओवरलोड। अब जैसे डॉक्टर ऑर्डर करता है कि 100 ml पर आवर जाना है या 75 ml पर आवर जाना है, तो हमें ड्रिप जो हमारा आईवी सेट है उसके ड्रॉप फैक्टर के हिसाब से अच्छे से कैलकुलेट करना होगा फ्लूइड को, ताकि ऐसा नहीं है 500 आपने एक ही आर में भेज दिया, उसके बाद 4 फ्लूइड्स और हैं वो भी आपने अपना काम निपटाने के चक्कर में जल्दी जल्दी सब इन्फ्यूज़ कर दिया है। तो हमें ड्रॉप फैक्टर को अच्छे से कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही हमें पेशेंट को इन्फ्यूज़ करना है। इफ़ इट इज़ 100 ml पर आवर, इट शुड गो 100 ml पर आवर, नॉट एक्सीडिंग टू दैट। एंड यूज़ इलेक्ट्रॉनिक आईवी इन्फ्यूजन, अगर हम नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्वियसली हम इतना एक्यूरेटली नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक आईवी इन्फ्यूजन डिवाइसेस को यूज़ करना है और फ्रीक्वेंटली चेक करना है उनका फ्लो रेट। पर आरली हमें एटलीस्ट उसको चेक करना है कि सेम फ्लो पर तो जा रहा है ना, कोई ऑक्लूजन तो नहीं है। इफ़ एन इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइस इज़ नॉट बीइंग यूज्ड, अगर यूज़ नहीं हुआ है, देन ऐड अ टाइम लेबल ml पर आवर। सो अगर हमने कोई बॉटल हैंग करी है उस पर 75 ml पर आवर जाना है, तो हम उस पर लेबल लगाएंगे कि 75 ml पर आवर जाना है। अब अगर हमने एक NS की बोतल हैंग करी है जिसमें कि हमें 100 ml पर आवर जाना चाहिए, तो उसमें एक में 500 ml होता है, तो वो 5 आवर्स में जाना चाहिए, तो उस पर लेबल लगा होगा तो सबको पता होगा। ऐसा नहीं है कोई भी ड्रॉप फैक्टर कर दिया, सो उस पर मार्किंग्स भी होती हैं कि 100 ml हो गया, 200 ml NS की बोतल पर, तो हमें उस चीज़ से हम उसे मॉनिटर करना चाहिए। लेबल हमें याद दिलाएगा, या फिर कोई नेक्स्ट शिफ्ट की नर्स है वो भी देखेगी कि ओके 75 ml पर आवर चल रहा है। देन मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ सर्कुलेटरी ओवरलोड, हमने ऊपर पढ़ा कि कौन से साइंस थे, साथ के साथ उसको भी हमें चेक करना है कि पेशेंट में कहीं वो साइंस तो नहीं आ रहे, और अगर सर्कुलेटरी ओवरलोड सस्पेक्टेड है तो डिक्रीज द फ्लो रेट टू अ मिनिमम, एकदम से हमें फ्लो रेट मिनिमम कर देना है। देन एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, बेड को एलिवेट करना है, क्लाइंट को वार्म रखना है, उसकी लंग साउंड को सुनना है क्योंकि क्रैकल साउंड आएगी। देन असेस फॉर एडीमा, अब हमने इतने ज़्यादा रैपिडली कर दिया है तो एडीमा तो नहीं हो गया है, और अगर ऐसे कोई साइंस मिले तो हमें नोटिफाई करना है प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर को। ओके,
तो ये था हमारा सर्कुलेटरी ओवरलोड के बारे में। सी हम ये सब चीज़ें हर रोज़ करते हैं, और ये आईवी सेट लगाना, इन्फ्यूज़ करना, इंजेक्शंस देना, ये तो नर्सिंग ऑफिसर्स का बहुत कॉमन काम है। तो इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें पता सब कुछ है कि चीज़ें कैसे होनी चाहिए। अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो एक तो हम याद कर रहे हैं अपनी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं। हम जब क्लिनिकल फील्ड में उतरते हैं तो हम अपने तरीके से काम करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। बुक्स में कुछ चीज़ें लिखी हैं तो उसका कुछ मतलब है। हमें डॉक्टर्स को चांस नहीं देना है, या हमारे सीनियर्स को चांस नहीं देना है कि वो हमारे काम में कमी निकालें। वी हैव टू डू आवर वर्क परफेक्टली। उनको लगे कि ये बच्चे अभी पढ़कर आए हैं, ये लोग अभी पढ़कर आए हैं और ये इतने अच्छे से काम करते हैं, हमसे अच्छे से काम करते हैं। तो ये जो मेरी क्लासेस हैं, इसको मैं बहुत बेसिक से लेकर चल रही हूँ। इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं तो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी ये पढ़ सकते हैं, एंड फोर्थ ईयर तक के स्टूडेंट्स भी ये पढ़ सकते हैं, क्योंकि फोर्थ ईयर वालों को अभी अप्लाई करना है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और फर्स्ट ईयर वाले तो अभी ये सीख ही रहे हैं, तो इसलिए भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। सिक्स्थ इज़ कैथेटर एम्बोलिज्म। अभी हमने पढ़ा था एयर एम्बोलिज्म, यहाँ पर है कैथेटर एम्बोलिज्म। उस एयर एम्बोलिज्म में तो क्या जाता है, एयर चली गई थी, और अब यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेकेज ऑफ कैथेटर टिप। गलती से जो कैथेटर था उसकी टिप गलती से कैसे भी हटकर जब वेन में चली गई, एंड इट इज़ ट्रैवलिंग ड्यूरिंग आईवी लाइन इंसर्शन या रिमूवल के टाइम पर। तो हमें इंसर्शन और रिमूवल के टाइम पर ध्यान रखना है कि कहीं कोई ब्रेकेज ना हो जाए कैथेटर में और वो वेन के साथ ना चला जाए जो भी उसका ब्रोकन टिप है। देन इसका साइन क्या क्या होगा, इसमें बीपी डिक्रीज हो जाएगा, वेन की जहाँ जहाँ वेन जा रही है उधर पेन होगा, वीक रैपिड पल्स, साइनोसिस हो जाएगा नेल बेड का। तो नेल बेड्स जो होंगे वो साइनोस्ड हो सकते हैं क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा और अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो ये सब था कैथेटर एम्बोलिज्म के साइन एंड सिम्टम्स। देन आते हैं इसके प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशंस पे। अगर कैथेटर ट्रिप ब्रोक हो रही है, टूट गई है, देन प्लेस एंड टॉर्निक्वेट एज प्रॉक्सिमली एज पॉसिबल टू द आईवी साइड ऑन द अफेक्टेड लिम्ब एंड नोटिफाई। तो अगर हमने बहुत पेरिफेरल साइड पर लगा दिया है, कैन्यूला लगाया है हमने पेरिफेरल साइड पर, ये हमारा हैंड है, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर ट्राई किया है और इधर से चले गया है, वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो हम इधर टॉर्निक्वेट अप्लाई कर देंगे ताकि ये ऊपर ना जाए। जितना प्रॉक्सिमल हो सके उतना ज़्यादा प्रॉक्सिमली उसको हमें बांध देना है। देन प्रिपेयर टू ऑब्टेन अ रेडियोग्राफ। अब हम रेडियोग्राफी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरे वगैरह देख सकते हैं टिप अगर उसकी चली गई है तो। एंड प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर सर्जरी इफ़ नेसेसरी। लाइक अगर हमें उसको सर्जिकली ही रिमूव करना पड़े उसको, तो हमें उसके लिए करना है। पहले हमें उसको ओक्लूड करने के बाद उस पर उसको यहाँ पे हमने ट्रैप कर लिया, उसके बाद हमें प्राइमरी हेल्थ केयर वर्कर को इन्फॉर्म करना है। देन विल थिंक अबाउट द फर्दर स्टेप्स दैट वी मस्ट टेक। देन सेवन्थ एंड द लास्ट वन इज़ इन्फेक्शन। अब आईवी थेरेपी तो दे दी, एक हमने ओपनिंग क्रिएट कर दी, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस। वेनिपंक्चर इंटरप्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन, क्योंकि हम स्किन को पायर्स कर रहे हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन। सो हियर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, दैट इज आवर स्किन। तो अब हमने उसको ही रिमूव कर दिया है, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं। द लोंगर द थेरेपी कॉन्टिन्यूज द ग्रेटर द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जितने टाइम उसकी थेरेपी चलेगी उतना ज़्यादा रिस्क होगा पेशेंट को। एट रिस्क क्लाइंट कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जिनको इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, वो कौन कौन से पेशेंट हैं। सबसे पहले इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज क्लाइंट, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, जैसे कि जिसको कैंसर है, जिसको HIV है, पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट, जिनको अभी अभी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो हम उनमें इम्यूनिटी कम करने वाले इम्यूनो सप्रेसेंट्स देते हैं। किस लिए, ताकि उनकी बॉडी जो न्यूली ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उस पर अटैक ना करने लग जाए। तो हम इन वाले पेशेंट में जिनको अभी ट्रांसप्लांट हुआ है कोई ऑर्गन, HIV में तो ऑलरेडी इम्यूनिटी कम होती है, और कैंसर पेशेंट, लाइक क्लाइंट्स विद ट्रीटमेंट सच एज कीमोथेरेपी, कि जिसमें कीमोथेरेपी हो रही हो, उनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, उनको बोला जाता है इन्फेक्शन से बच के रहें। एंड लो WBC काउंट,
जिनमें वाइट ब्लड सेल्स के काउंट कम है तो उनमें भी फाइट कौन करेगा इन्फेक्शन से, अगर WBC कम हो जाएगा। ओल्डर क्लाइंट्स, उनकी इम्यूनिटी लो होती है। देन क्लाइंट्स विद डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिनको डायबिटीज़ मेलाइटिस है उनका जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से हील नहीं होता है, तो उनमें भी ये सब हमारे क्लाइंट्स थे जो रिस्क पर हैं इन्फेक्शन के, जिनमें हमें और एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। अगर हम IV थेरेपी दे रहे हैं तो छोड़ ही नहीं देना है, उनमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है कि अगर इनको इन्फेक्शन हो गया तो ये लोग इन्फेक्शन से कैसे लड़ेंगे। देन इसके भी साइन क्या होते हैं, दो टाइप का इन्फेक्शन होता है। लोकल होता है, या तो जैसे हाथ पर है तो हाथ पे इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर पूरा सिस्टमिक हो गया है, सिस्टम्स में जा चुका है वो इन्फेक्शन। लोकल में क्या होगा, साइड पर रेडनेस होगा, स्वेलिंग होगा, ड्रेनेज होगा, कुछ ना कुछ ड्रेनेज निकल रहा होगा साइड पर। एंड सिस्टमिक में चिल्स हो जाएगा, मलेज, मसल वीकनेस हो जाएगा, पेन हो जाएगा, हेडेक, नोज या वोमिटिंग, बैकएक, टेकिकार्डिया एंड फीवर भी हो सकता है। कोई भी इन्फेक्शन में फीवर हो जाता है पेशेंट को। तो ये पूरे सिस्टमिक के सिम्टम्स हैं। देन चलेंगे हम प्रिवेंशन एंड इंटरवेंशंस पर। सबसे पहले तो IV थेरेपी मैंने बोला था कि एक स्टेराइल प्रोसीजर है, तो स्ट्रिक्ट एसेप्सिस हमें मेंटेन करना है वाइल केयरिंग फॉर द पेशेंट विद IV साइट। तो IV साइट की हम ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं, उधर हम इंजेक्शंस दे रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, कुछ भी ब्लड आ गया IV ट्यूबिंग्स के साथ, तो हमें क्या बहुत केयरफुल रहना चाहिए, स्ट्रिक्ट एसेप्सिस को हमें फॉलो करना चाहिए। देन मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ लोकल सिस्टमिक इन्फेक्शन, हमें इसके साइन एंड सिम्टम्स को देखना है। अगर किसी पेशेंट में फ्रीक्वेंटली फीवर आ रहा है तो हमें देखना है कि उसका पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है, किस वजह से उनको इन्फेक्शन हो रहा है। इफ़ इट इज़ एन IV साइट सो वी हैव टू चेंज इट। अगर उसको मतलब पता ही नहीं लग रहा है, एंटीबायोटिक्स देने के बाद भी स्टिल फीवर आए जा रहा है, तो क्या पता हमारी साइड से कुछ हमने पोर्टल ऑफ एंट्री बना रखा हो। अगर उसको कोई भी लाइन है, सेंट्रल लाइन है उसको सपोज़, तो हमें उसकी केयर देनी है हर रोज़। फॉलिस है, फॉलिस की केयर देनी है ताकि इन सब चीज़ों से इन्फेक्शन एंटर ना हो। देन मॉनिटर WBC काउंट। ऑब्वियसली हमें WBC काउंट को मॉनिटर करना है, जिन पेशेंट में कम है उनमें रिस्क है। देन check fluid container for cracks and leaks, cloudiness और other evidences of contamination। जो भी हमारे फ्लूइड होते हैं, जैसे कि अब एयर वेंट्स, जो IV लाइन होती है उनमें एयर वेंट्स आ गए हैं। आइडियली हमें उसको प्रिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उसमें एंट्री बना रहे हैं ताकि इन्फेक्शन या बैक्टीरिया उसमें एंटर हो सके। तो हमें कोई भी क्रैक्स, लीक्स देखने हैं ताकि वो ऑलरेडी कंटेमिनेटेड ना हो। देन चेंज IV ट्यूबिंग ऑन टाइम एंड IV ड्रेसिंग इफ सॉइल्ड, वी शुड नॉट इग्नोर इट। अगर कोई भी सॉइल्ड ड्रेसिंग है तो हमें उसे चेंज करना है। देन लेबल द IV साइट को। सो वी हैव सीन कि जब भी हम IV कैन्युलेशन करते हैं हम उस पर डेट का टैग लगाते हैं कि इस दिन को IV कैन्युलेशन हुआ था, ताकि जो भी इंस्टीट्यूट पॉलिसी है लाइक 3 days में चेंज करना है तो हमें पता लग सके कि इसको 3 से ज़्यादा दिन हो गए, अब हम इसको चेंज करना है, क्योंकि ये फेलोपाइटिस ऑकर कर सकता है, इन्फेक्शन ऑकर हो सकता है इससे, इसलिए। देन बैग और बॉटल्स को, जो भी हमारे बॉटल्स हैं आई मतलब फ्लूइड्स के, उनको भी हमें डेट लगानी है उन पे भी, किस लिए कि ताकि हमें पता चल सके कोई पिछले दिन का तो नहीं है। देन ट्यूबिंग विद डेट एंड टाइम, ट्यूबिंग पे भी डेट लगानी है ताकि हम उस सेम ट्यूबिंग को यूज़ ना करें। एंश्योर दीज आर चेंज अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूट पॉलिसी के हिसाब से हम इनको चेंज करना है। एंश्योर दैट IV सोल्यूशन शुड नॉट बी हैंगिंग मोर देन 24 आवर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसे करके हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन इट इज़ कॉन्टिन्यूड, इफ़ इन्फेक्शन अकर्स, अगर हो जाता है तो क्या करना है, इन्फॉर्म द डॉक्टर। पेशेंट को रेडनेस, स्वेलिंग है और पेशेंट को चिल्स हो रहा है, उसको बॉडी पेन है, फीवर आ रहा है, तो हमें इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली। देन डिसकंटिन्यू द IV को हमें डिसकंटिन्यू करना है। प्लेस द वेनिपंक्चर डिवाइस इन अ स्टेराइल कंटेनर फॉर पॉसिबल कल्चर। अब हम देखेंगे कि व्हाट कैन बी द पोर्टल ऑफ एंट्री फॉर इन्फेक्शन टू द पेशेंट। तो हम उसकी जो भी चीज़ें होंगी उसका कल्चर सेंड कर सकते हैं, देखेंगे किस चीज़ से उसको इन्फेक्शन हुआ है। ऑब्टेन द कल्चर, इफ इन्फेक्शन अकर हो जाता है तो हम कल्चर लेंगे। देन रीस्टार्ट एन IV इन द अपोजिट आर्म, अब हम मेडिकेशंस तो रोक नहीं सकते हैं, IV कैनुला तो हमें लगाना पड़ेगा। साइट ऑफ इन्फेक्शन से दूसरी साइड हम उसको शुरू करेंगे। टू डिफ्रेंशिएट सेप्सिस और लोकल इन्फेक्शन, देखने के लिए कि सिस्टमिक हो गया है या ये लोकल इन्फेक्शन ही था।
देन हम उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो ये था हमारा इन्फेक्शन के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। हमने सारे जो भी कॉम्प्लिकेशंस थे आईवी थेरेपी के वो हमने पढ़ लिए हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले एयर एम्बोलिज्म पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट था एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म में हमने पढ़ा एयर एंट्री हो जाता है। देन सेकंड था इन्फिल्ट्रेशन, इसमें सीपेज ऑफ फ्लूइड हो जाता है। थर्ड था फेलेबाइटिस एंड थ्रोम्बोफेलेबाइटिस। फेलेबाइटिस क्या था? इन्फ्लेमेशन, एंड थ्रोम्बोफेलेबाइटिस किसी थ्रोम्बस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही है। देन हेमाटोमा, द रेडनेस, इसमें कलेक्शन ऑफ ब्लड हो जाता है टिश्यूज़ में। उसके बाद था सर्कुलेटरी ओवरलोड, रैपिडली इन्फ्यूज़ करने की वजह से जो फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है पेशेंट में। देन कैथेटर एम्बोलिज्म, कैथेटर ट्रिप जो टिप होती है वो ब्रेक होकर हमारी सर्कुलेशन में चली जाती है। देन लास्ट वन इज़ इन्फेक्शन। तो इस सब से हमें पेशेंट को बचा कर रखना है। इस सब से बीइंग अ गुड नर्स हमें पेशेंट को कम से कम पेन देना है ड्यूरिंग आईवी पंक्चर एंड इन्फेक्शन से और इन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचा कर रखना है। आलसी नहीं बनना है कि नेक्स्ट शिफ्ट वाली सिस्टर चेंज करेगी, नो, हमें अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से परफॉर्म करनी है। अगर हम नर्सिंग में घुस ही गए हैं तो वी हैव टू बी द बेस्ट नर्स। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, और ये थैंक यू फॉर योर सजेशंस। इवन आपके जो भी सजेशंस होते हैं हम उन्हें बहुत वेलकम करते हैं, और उनकी वजह से हमारी वीडियो शायद बेटर होती जाती है डे बाय डे, क्योंकि हम उनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। आई होप यू लाइक टुडेज़ वीडियो, और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड इन योर practical work also. Thank you for watching our video and keep watching it, keep liking it. Thank you. Next video में मिलते हैं with more information. तब तक के लिए बाय बाय।